गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका पूरा स्वागत है। हमने राजस्थान के भूगोल के अंदर जो राजस्थान का अपवा तंत्र है उसकी चर्चा शुरू की और उसमें हमने जो राजस्थान का आंतरिक प्रवाह है, अरब सागरीय जो अपवा तंत्र है, उसकी विस्तृत चर्चा पूर्व के वीडियो में हमने की थी। आज हम राजस्थान का जो अपवा तंत्र है उसमें जो बंगाल की खाड़ी का जो अपवा तंत्र है, जो राजस्थान के कुल अपवा तंत्र के 22.4% क्षेत्र पर विस्तृत है, उसकी हम बात करेंगे। और ये कहें कि जो अरावली जो श्रेणी है वो एक जल विभाजक का काम करती है, तो अरावली के पूर्व के अंदर जो नदियां हैं या पूर्व में जो स्थितियां रखती हैं, या राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है और दक्षिण पूर्वी जो पठारी क्षेत्र है, हाड़ौती का जो पठार है, उस क्षेत्र के अंदर जो नदियां बहती हैं वो बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र के अंतर्गत शामिल होती हैं। उन नदियों का हम एक एक नदी का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, जिससे कि मैप के से भी, चार्ट से भी, जिससे कि चीज़ें आपको अच्छे से याद हो। अब यहाँ इस चार्ट में हमने आपको यही बताने की कोशिश की है कि जो हमारे यहाँ बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र देखने को मिलता है, तो यहाँ की जो नदियाँ हैं वो अपना जल यमुना नदी के अंदर उत्तर प्रदेश में जाकर गिराती हैं, और यमुना गंगा से, और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी के अंदर जाकर गिरती है। सबसे जो बड़ी नदी है राजस्थान के दृष्टिकोण से बात करें तो जो चंबल जो नदी है, जिसको कि सदावाहिनी नदी के रूप से भी जाना जाता है, बारामासी नदी के नाम से भी जाना जाता है, चरणवती नदी के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं जिसमें पार्वती, काली सिंध, बनास, मेज, कुराल, बामनी, और उनकी भी जो सहायक नदियां हैं उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। बाणगंगा है, पार्वती नदी है, जो कि सीधी जाके आपके यमुना नदी के अंदर जाकर मिलती हैं। अब ये जो अपवा तंत्र आपको हमने इस मैप के अंदर दिखाने की कोशिश की है, चंबल नदी जिसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश से होती है और राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ जिला है उसका बैसोरगढ़ जो पार्ट है वहाँ प्रवेश करती है। उसके बाद कोटा, इसका जो अपवा क्षेत्र है उसमें कोटा, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से होती हुई ये जो नदी है यमुना नदी के अंदर जाकर मिल जाती है। फिर इनकी जो सहायक नदियाँ हैं चंबल की, जैसे परवन है, पार्वती है, काली सिंध है, आहू है, उनकी हम चर्चा करेंगे। राजस्थान के अंदर बहने वाली जो सबसे बड़ी नदी है, जिसका पूरा अपवा जो क्षेत्र है वो राजस्थान के अंतर्गत आता है, वो बनास नदी है। और बनास नदी की जो सहायक नदियाँ हो, चाहे कोठारी हो, डाई हो, बेड़च हो, तो उनकी भी हम यहाँ पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इस नक्शे के अंदर भी नदियों को हम देख पा रहे हैं। अब इस नक्शे के बाद हम एक एक नदी का अगर हम अध्ययन करें तो हमने कहा कि चंबल जो नदी है, तो इस नक्शे के अंदर हमने चंबल नदी को दर्शाया है। उससे पहले चंबल नदी का हम अगर वर्णन करना चाहें तो आपको ये बताना जरूरी है कि जो चंबल जो नदी है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मैंने पूर्व में बताया, सदावाहिनी, बारामासी, चरणवती, राजस्थान की कामधेनु। और ये जो नदी है राजस्थान के अंदर, इस नदी के अंदर वर्ष भर पानी रहता है। इसकी जो उत्पत्ति है, चंबल नदी की जो उत्पत्ति है वो विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर जो जाना पाओ की जो पहाड़ियाँ हैं, जो इंदौर जो जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ से ये निकलती है। और ये मध्य प्रदेश, देन राजस्थान और यूपी के अंदर जाकर यह जो इटावा के पास मुरादगंज जो गांव है, नामक स्थान है, वहाँ पर जाकर ये यमुना नदी से मिल जाती है। अगर राजस्थान के दृष्टिकोण से चंबल की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि चित्तौड़गढ़ के जो बैसोरगढ़ जो तहसील है उसमें 84गढ़ जो गाँव पड़ता है। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी जगह है। तो चित्तौड़ की बैसोरगढ़ तहसील 84गढ़ गाँव के अंदर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद ये चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में बहती है और कोटा और बूंदी की सीमा बनाती है ये, यानी कि कोटा और बूंदी की जो जिलों की जो सीमा है वहाँ बहती हुई ये कोटा के बाद सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहने के पश्चात, और ये जो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जो ज़िले हैं जिनकी सीमाएं मध्य प्रदेश से भी लगी हुई है, वहाँ पर ये एक तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो सीमा है उसका निर्धारण भी करती है। तो इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि जो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण चंबल नदी के द्वारा किया जाता है, वहाँ पर अंतर्राज्यीय सीमा पर कौन कौन से जिले राजस्थान के पड़ते हैं, तो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ये आपको पता होना चाहिए। ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है।
लेकिन अगर हम ये कहें कि उत्पत्ति भी यहीं पे हो और उसका पापुआ क्षेत्र भी राजस्थान में हो, तो उस दृष्टिकोण से जो बनास नदी है वो राजस्थान की बड़ी नदी है। लेकिन प्रवाह के दृष्टिकोण से बात करें तो ये चंबल नदी जो है राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। चंबल नदी की जो राजस्थान में लंबाई है वो 322 किलोमीटर है और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर जो सीमा का निर्धारण, अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करती है, वो लगभग 252 किलोमीटर जो है वो उस सीमा का निर्धारण करती है। चंबल नदी जो है, इसका जो अपोआ क्षेत्र है उसके अंदर ये जो नदी है बीहड़ों के लिए जानी जाती है। अवनाली का अपर्दन जो रील आयोजन होता है उसके लिए जानी जाती है। और ये जो अपर्दन होता है इसके द्वारा, क्योंकि इसके पानी के मात्रा अपोआ क्षेत्र की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसके द्वारा लंबवत जो अपर्दन किया जाता है उसके कारण बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं जिनको बीहड़ कहते हैं। और इन क्षेत्रों के अंदर अत्यधिक लंबवत अपर्दन के कारण गहरी खाइयाँ बन जाती है जिनको अवनालिका कहते हैं, बीयर्ड्स कहते हैं। और इसके कारण जो मृदा का जो अपर्दन है वो बहुत अधिक देखने को मिलता है। तो चंबल नदी और सहायक नदी वाला जो क्षेत्र है राजस्थान के अंदर जो मृदा अपर्दन है उसके दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि ये यहाँ पर जो उपजाऊ मृदा है उसका क्षरण इस अवनालिका अपर्दन के कारण काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। ये जो बीहड़ होते हैं, जो गहरी खाइयाँ होती हैं, इनका विस्तार की बात करें राजस्थान में तो धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली के अंदर इन बीहड़ों की जो संख्या है वो सर्वाधिक देखने को मिलती है। अब ये जो चंबल नदी है उसकी जो सहायक नदियां हैं उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ जैसे मैंने बताया कि इसकी उत्पत्ति जानापाव पहाड़ से होती है, फिर ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है, भैंसुरगढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। और इसकी जो बाईं ओर से आके मिलने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो बनास नदी है, जैसा कि आपको हमने बताया। इसके अलावा जैसे मैंने पार्वती, काली सिंध, आहू और इस तरह की जो नदियां हैं ये इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। कौन कौन से बांध हैं उसकी भी हम यहाँ चर्चा कर लें। जो चंबल नदी के ऊपर चंबल नदी जो परियोजना है एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है जो कि राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों का एक संयुक्त परियोजना है, जिसके अंदर दोनों का जो योगदान होता है वो 50-50% होता है। और इससे उत्पन्न होने वाली जो बिजली है उस दृष्टिकोण से कहें या पेयजल के लिए इरिगेशन की बात करें तो वहाँ दोनों जो राज्य सरकार होती हैं उनका सहयोग होता है। इस चंबल नदी के ऊपर ही मध्य प्रदेश के अंदर गांधी सागर का निर्माण किया गया है। चंबल नदी पे ही जो भैंसुरगढ़ है वहाँ पर जो रावतबाटा जो जगह है वहाँ पर राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ के अंदर राणा प्रताप सागर का बांध निर्माण किया गया है। कोटा के अंदर जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया है। कोटा में ही कोटा बैराज का निर्माण किया गया है। और बनास नदी पर बीसलपुर बांध जिससे कि पेयजल की आपूर्ति अजमेर, टोंक, जयपुर के अंदर की जा रही है। और काली सिंध नदी जो कि चंबल नदी की सहायक है उसके ऊपर जो है हरिश्चंद्र सागर का निर्माण किया गया है। काली सिंध और आहू नदी जो काली सिंध की सहायक नदी है, आहू नदी दोनों मिलकर चंबल नदी में गिरती हैं। तो झालावाड़ के अंदर काली सिंध, आहू जो नदियों का संगम है वहाँ पे गागरोन जो दुर्ग है जिसको जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है, तो यहीं पर गागरोन बांध का निर्माण भी किया गया है। परवन जो नदी है उसके ऊपर शेरगढ़ दुर्ग स्थित है, वहाँ पर ये 12 में है। और त्रिवेणी संगम जहाँ पर चंबल, बनास और जो सीप नदियाँ एक दूसरे से मिलती हैं तो वो अब के राजस्थान के अंदर ही स्थित है। यहाँ इस मैप के अंदर भी हमने वही बताने की कोशिश की है कि ये चंबल नदी है जिसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश से होती है। उसके बाद इसके अंदर काली सिंध नदी आकर मिलती है और जहाँ कागली सिंध नदी यहाँ मिलती है वहाँ पे जो है गागरोन का जो डैम है झालावाड़ में वो स्थित है। सॉरी, यहाँ हम देखें तो ये जानापाव की पहाड़ियों से राजस्थान में प्रवेश करती है। ये गांधी सागर बांध है, ये राणा प्रताप सागर, ये जवार है, ये कोटा बैराज है। उसके बाद ये यहाँ चौरासीगढ़ जो है, तो भैंसुरगढ़ जो गांव है वहाँ पर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके जो मुख्य बड़ी सहायक नदियाँ हैं उसकी हम बात करें तो ये जो काली सिंध नदी है, काली सिंध जो नदी है ये झालावाड़ के अंदर राजस्थान में प्रवेश करती है। इसकी जो उत्पत्ति होती है वो भी मध्य प्रदेश से होती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं इसी के ऊपर जो आहू नदी है जो कि इसके बाईं ओर से आकर काली सिंध नदी के अंदर मिलती है। झालावाड़ के गागरोन के अंदर जो गागरोन जो दुर्ग है जिसको जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है वो इन्हीं दोनों नदियों के संगम पर काली सिंध और आहू यहाँ पे स्थित है। इसके बाद जो काली सिंध जो नदी है उसके अंदर जो परवन जो नदी है जिसकी उत्पत्ति भी मध्य प्रदेश से होती है और ये 12 के अंदर आकर
जो काली सिंध जो नदी है उससे आकर वो मिल जाती है। उसके बाद काली सिंध में जो एक बाईं तरफ से चंद्रभागा नदी आकर मिलती है और उसके बाद ये जो नदी है इससे चंबल नदी से जाकर मिल जाती है और यहाँ इस नदी के अंदर चंबल, काली सिंध और मेज जो नदियाँ हैं वो आकर मिलती हैं। पार्वती जो नदी है इसकी उत्पत्ति भी मध्य प्रदेश से होती है। राजस्थान के अंदर बाराव के अंदर ये प्रवेश करती है और ये कोटा के अंदर जाकर ये जो चंबल नदी है उससे मिल जाती है। सीप जो नदी है ये जाके जो रामेश्वर जो जगह है सवाई माधोपुर में, वहाँ जाकर चंबल में मिल जाती है। और जो खमनोर की पहाड़ियों से जो बनास जनित नदी की बात हम कर रहे हैं वो जिसकी उत्पत्ति राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों से होती है और ये जो नदी है सवाई माधोपुर में जाकर जो चंबल नदी है उससे मिल जाती है। उसके बाद ये नदी करौली से होती हुई धौलपुर के बाद ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर इटावा के अंदर जाकर ये यमुना नदी से मिल जाती है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ नेक्स्ट जो स्लाइड है इसकी हमने बात की आपसे की। अब यहाँ चंबल नदी के ऊपर ही जो बैसोरगढ़ है वहाँ पर चूलिया जलप्रपात है जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है जिसकी जो ऊंचाई है वो 18 मीटर है। अब यहाँ इस डायग्राम के अंदर अलग से हमने आपको बताया है कि यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया है जो रामपुरा भानपुरा जो पठार है वहाँ पर है। आपके राणा प्रताप सागर जो बांध है उसका बैसोरगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर यहाँ निर्माण किया गया है। उसके बाद जवाहर सागर बांध है जो कि बोराबास गांव कोटा के अंदर जवाहर सागर बांध का, फिर यहाँ कोटा में ही कोटा शहर के अंदर कोटा बैराज का निर्माण किया गया है। तो इस स्लाइड से आपको ये काफ़ी कुछ समझ में आएगा। एग्जाम के अंदर भी जब हम कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि चंबल नदी जो परियोजना है राजस्थान की जो चंबल नदी है उसका विस्तृत वर्णन कीजिए, इसके राजस्थान के अंदर इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके अंदर जो चंबल नदी परियोजना के अंदर कौन कौन से जो स्टेट्स हैं और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है उसकी भी यहाँ बात की जाएगी। अब चंबल नदी की जब हम बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने कहा प्रोजेक्ट की बात की, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है जिसमें 50-50% दोनों का योगदान है। चंबल नदी पर सवाई माधोपुर के अंदर पीपलाद परियोजना और सवाई माधोपुर करौली में जिले में इंदिरा गांधी नहर लिफ्ट परियोजना भी स्थापित की गई है। चंबल नदी पर कोटा के अंदर सावन भादो परियोजना भी स्थित है। चंबल नदी का जल राजस्थान राज्य द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है। भले ही इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश में होती है लेकिन चंबल नदी का जो अपोवा जो क्षेत्र है, जिस तरह से हमने अरब सागरीय अपोवा तंत्र की बात की थी, हमने कहा था कि साबरमती नदी की जो उत्पत्ति है राजस्थान में होती है लेकिन उस नदी का सर्वाधिक जो लाभ है वो गुजरात राज्य के अंदर लिया जाता है। ठीक वैसे ही चंबल नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश में होती है लेकिन इसका जो अपोवा क्षेत्र है, विस्तृत जो अपोवा क्षेत्र है राजस्थान में है, वो इस नदी का जो जल है उसका जो अधिकांश जो दोहन जो किया जाता है वो राजस्थान के अंदर किया जाता है। इस परियोजना जो चंबल नदी परियोजना है राजस्थान में कोटा, बूंदी, 12 जिलों में लगभग इस परियोजना से 4.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर सिंचाई भी की जाती है। कोटा जो बैराज है कोटा शहर में, उससे 2 नहरें निकाली जाती हैं, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। जो दाई नहर है उसके द्वारा जो हाड़ौती जो क्षेत्र है, आपसे बार बार कहते हैं कि हाड़ौती के अंदर कोटा, झालावाड़, 12 जो जिले हैं वो आते हैं, वहाँ पर इसके द्वारा सिंचाई की जाती है। और बाईं ओर से जो नहर निकाली जाती है, कुछ क्षेत्र जो दाईं ओर से जो नहर निकाली जाती है कोटा बैराज से, उसका के द्वारा जो इरिगेशन जो फैसिलिटीज़ है वो मध्य प्रदेश तक है, जबकि बाईं तरफ की जो नहर है उसके द्वारा जो सिंचाई की जाती है पूरी तरह राजस्थान राज्य के अंदर ही की जाती है। जल भराव की बात करें तो जो राणा प्रताप सागर जो बांध है वो राजस्थान में सर्वाधिक जल भराव वाला जो बांध है उसके रूप में जाना जाता है। अब ये चंबल जो नदी है उसकी सहायक नदियां हैं, उनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे एक एक की। पूर्व में हमने बताया था कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। अब यहाँ जब हम बात करें तो चंबल की जो सहायक नदियाँ हैं उसके अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण जो सहायक नदी है जैसे काली सिंध नदी है, जैसे मैंने आपको बताया इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश से होती है और ये झालावाड़ के रायपुर जो जगह है वहाँ झालावाड़ में स्थित है, वहाँ ये राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद ये कोटा और झालावाड़ की सीमा का निर्धारण भी करती है और नोनेरा कोटा में जाकर ये चंबल में मिल जाती है। जो चंबल की जो काली सिंध जो सहायक नदी है उसकी जो मुख्य सहायक नदियों की हमने जैसे बात भी की, आहू है, निमाज है, उजाड़ू है, चोली है, चंद्रभागा है, छापी है, आमजर है, परवन है। तो ये इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं जो काली सिंध की हैं और इसके ऊपर अलग अलग जो परियोजनाएं भी बनाई गई है। सारी जो परियोजनाएं मुख्य जो परियोजनाएं, क्योंकि इसका जो काली सिंध नदी का जो अधिकांश जो अपोवा क्षेत्र है वो राजस्थान के झालावाड़ जो जिला है
उसके अंदर स्थित है। इसी कारण काली सिंध नदी पर हरिश्चंद्र सागर परियोजना हो, आहू नदी गागरोनी परियोजना हो, उजाड़ू नदी पर भीम सागर परियोजना हो, चोली नदी पर चोली परियोजना है, तो ये सभी ही जो परियोजनाएं हैं वो झालावाड़ के अंदर स्थित है। और चंद्रभागा नदी जो कि बाईं ओर आकर काली सिंध नदी के अंदर मिलती है, तो उसके ऊपर चंद्रभागा पशु मेला भी भरता है झालावाड़ के अंदर। आहू जो नदी है उसका उद्गम भी मध्य प्रदेश से होता है और गागरोन में ये जो काली सिंध से जाकर मिल जाती है ये नदी, और काली सिंध और आहू का जो संगम है वहीं पर जो गागरोन जो दुर्ग है, जिसको जल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, वो स्थित है। आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी नदियों का संगम है जहाँ पे गागरोन दुर्ग स्थित है, तो कालू सिंध और जो आहू नदी है वहाँ पर। अब यहाँ जो अन्य सहायक नदियों की उसकी बात करें तो परवन जो नदी है इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश से होती है। ये जो काली सिंध में जाकर मिलती है, तो ये जो नदी है ये भी जो काली सिंध के अंदर जो दाईं साइड से आकर उसके अंदर कोटा में जाकर ये इसमें मिल जाती है। और परवन जो नदी है ये जो बारां जिले के अंदर जो शेरगढ़ जो सेंचुरी है उससे होकर गुजरती है। और परवन नदी बारां जिले के अंदर परवन और झालावाड़ जिले में मनोहर थाना परियोजना, बारां जिले में परवन जो परियोजना है और झालावाड़ जिले के अंदर मनोहर थाना जो परियोजना है वो इस पे ऊपर परवन नदी के ऊपर संचालित है। पार्वती जो नदी है इसकी उत्पत्ति भी मध्य प्रदेश से होती है। राजस्थान में ये जो बारां जो जिला है वहाँ प्रवेश करती है करियाहाट जगह पे। कोटा व मध्य प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण भी करती है। इसकी जो मुख्य जो सहायक नदियाँ हैं, पार्वती नदी की सहायक नदियाँ हैं, उसमें अंधेरी, बैथली, लहासी, बिलास प्रमुख है। और इन नदियों के ऊपर जो परियोजनाएं भी संचालित की जा रही है, अंधेरी नदी पर अंधेरी परियोजना, बैथली नदी पर बैथली परियोजना, लहासी नदी पर लहासी परियोजना। और चूंकि ये जो पार्वती नदी है इसका जो अधिकांश जो अपवाह क्षेत्र है, जो प्रवाह क्षेत्र है वो बारां जिले के अंदर है, तो इन परियोजनाओं का जो संचालन भी है वो बारां जिले के अंदर ही किया जा रहा है। सीप जो नदी है इसका उद्गम जो होता है वो मध्य प्रदेश से होता है। ये सवाईमाधोपुर जिले की जो खंडार तहसील है वहाँ ये जाके रामेश्वरम में जाकर ये जो गांव है वहाँ पर चंबल में मिल जाती है। और इसी खंडार तहसील के अंदर, इसी रामेश्वर गांव के अंदर चंबल, बनास और सीप नदियाँ एक दूसरे से मिलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जो त्रिवेणी संगम है चंबल नदी के ऊपर, वो कौन कौन सी नदियाँ वहाँ पर सवाईमाधोपुर के अंदर रामेश्वरम गांव के अंदर आकर मिलती है, तो चंबल, बनास और सीप। जो मेज नदी है इसकी जो उत्पत्ति होती है ये बिजोलिया भीलवाड़ा से होती है और ये बूंदी के लाखेरी में आकर बाईं ओर से, जैसे मैंने आपसे बताया कि बाईं ओर से जो नदियाँ जो सीधी चंबल में आकर मिलती हैं उसके अंदर एक तो जो मेज नदी है और दूसरी बनास नदी है जो बाईं तरफ से आकर चंबल नदी के अंदर मिलती हैं। तो बूंदी के लाखेरी में आकर ये चंबल में मिलती है। बनास नदी भी आकर जैसे कि रामेश्वरम सवाईमाधोपुर में मिलती है। बूंदी जिले के जो रामगढ़ जो विस्तारी जो सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें से होकर ये गुजरती है। इसकी जो मुख्य सहायक नदियों की बात करें तो मांगली व कुराल जो नदी है वो इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। मांगली नदी बूंदी जिले में इसकी नदी के ऊपर भीमलत जलप्रपात स्थित है। मांगली नदी जो कि मेज नदी की सहायक नदियां है। भीमलत जो झील है वो भीलवाड़ा में, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये जलप्रपात है जो कि मांगली नदी जो कि मेज नदी की सहायक नदी है और ये बूंदी जिले में है। भीमसागर जो सिंचाई परियोजना जो है वो भीलवाड़ा में चल रही है। अन्य सहायक नदियों की हम बात करें तो जो ब्राह्मणी जो नदी है ये इसकी एक अन्य सहायक नदी है जिसकी उत्पत्ति जो होती है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर ही होती है, हरिपुरा गांव के अंदर, और ये भैंसोरगढ़ के अंदर ही आकर चंबल के अंदर मिल जाती है। और ये भैंसोरगढ़ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है उससे होकर गुजरती है। और ये ब्राह्मणी और चंबल नदियों के संगम के ऊपर जो भैंसोरगढ़ दुर्ग है ये भी एक जल दुर्ग है। जैसे गागरोन जो दुर्ग है झालावाड़ के अंदर है, उसी तरह से भैंसोरगढ़ जो जल दुर्ग है वो जल दुर्ग है जो कि ब्राह्मणी और चंबल जो के नदियों के संगम के ऊपर स्थित है। यह नदी राजस्थान, इस नदी की एक विशेष बात है कि ये नदी राजस्थान में उत्पन्न होती है, फिर बहकर ये मध्य प्रदेश में चली जाती है और पुनः आकर राजस्थान में ये चंबल नदी से मिल जाती है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। पुनः हम इन नदियों को नक्शे के अंदर देखें क्योंकि यहाँ हम वर्णन करने के बाद पुनः इन नदियों की बात करें तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। ये चंबल नदी का हमने बताया जावरनोपाव की पहाड़ियों से निकलती है। इसके ऊपर गांधी सागर बांध है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। फिर ये भैंसोरगढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर जाकर राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। उसके बाद ये कोटा के अंदर जाकर इसमें जो काली सिंध नदी है और मेज जो नदी है
वो इसमें आकर मिल जाती है। काली जो सिंध नदी है उसकी सहायक जो नदियाँ हैं उसमें परवन है, आहू है और ये चंद्रभागा जो नदी है वो है, और ये जो नदियां हैं यहाँ आकर मिल जाती है। गागरोन जो है उसकी हमने बात की। इसके बाद जो दाईं तरफ से आकर मिलने वाली नदियों के अंदर ये पार्वती नदी है जिसकी उत्पत्ति भी मध्य प्रदेश से होती है, सीप जो नदी है, और सवाई माधोपुर के अंदर चंबल, बनास और सीप, ये तीनों जो नदियां हैं रामेश्वरम में जाकर मिल जाती है। उसके बाद इसके अंदर ये जो नदियां हैं वो यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। तो इस तरह से ये जो राजस्थान के अंदर जो बंगाली खाड़ी का अफवाह तंत्र है उसके अंदर जो चंबल नदी का जो अफवाह तंत्र है बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य वीडियो के अंदर हम चंबल की जो सहायक नदियां हैं, बनास नदी है, बनास की जो अन्य सहायक नदियां हैं उनकी हम बात करेंगे। साथ ही जो स्वतंत्र रूप से चाहे वो बाणगंगा हो या गंभीरी नदी हो, तो वो जो नदियाँ सीधी यमुना नदी के अंदर अपना जल जो प्रवाहित करती है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।